अरे, आज तो मेरी बोनी भी नहीं हुई, घर में राशन भी खत्म है। अब मैं क्या करूं? आज मेरी दोनों बेटियां क्या खाएंगी? हे माता रानी, मेरी मदद कर। ये कहते हुए सुनीता रोने लगी। उसे इस तरह बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन उसका एक भी फूल नहीं बिका। फिर वो थक हार कर घर लौट रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक सेठानी दिखी जो घर का बचा कुचा खाना बाहर डस्टबिन में डाल रही थी। तभी वो भागकर उस सेठानी के पास गई और बोली, सुनिए मेम साहब, ये खाना मुझे दे दीजिए। मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। दरअसल मैं सड़क किनारे फूल बेचती हूँ और आज मेरा एक भी फूल नहीं बिका, इसलिए मेरे पास राशन लाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें मेरे घर काम करना होगा। आज घर में पार्टी थी, इसलिए ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हैं और घर भी बहुत गंदा हो गया है। तुम चलकर सफाई कर दो, उसके बदले थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी। सेठानी की बात सुनकर सुनीता काम करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद सुनीता ने सेठानी के घर का सारा काम किया। उसके बदले सेठानी ने उसे कुछ पैसे दिए और घर ले जाने के लिए कुछ बचा खुचा खाना दिया। सुनीता खुश होते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की ओर जा रही थी कि तभी मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से उसे टक्कर मारी और सुनीता सड़क किनारे जा गिरी और हाथ में पकड़ा खाने का सामान सड़क पर फैल गया। सुनीता को हाथ पैर में मामूली खरोच आई। वहाँ उसे संभालने वाला कोई नहीं था। फिर वो जैसे तैसे घर पहुँची, तभी उसकी बड़ी बेटी राधा बोली, माँ, ये आपको चोट कैसे लगी? आप ठीक तो है ना? चलिए आप लेट जाइए, मैं आपको मलहम लगा देती हूँ। लेकिन सुनीता की छोटी बेटी तारा तो नकचिड़ी और घमंडी थी। वो गुस्से से बोली, माँ, एक तो आप इतनी लेट आई हो और खाने के लिए भी कुछ लेकर नहीं आई, ऊपर से चोट लगा कर आ गई। आपको पता है हम सुबह से भूखे हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं भगवान ने हमें इस घर में पैदा क्यों किया। हमारी उम्र की बाकी लड़कियाँ कितनी एंजॉय करती हैं और हमें एक समय का खाना भी नसीब नहीं है। दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तारा, माँ को इतनी चोट लगी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। माँ, आप चिंता मत करो, कल से मैं और तारा काम ढूंढने शहर जाएंगी। जब मेहनत करके 2 पैसे कमाएगी तब इसे एहसास होगा कि आप कितनी मेहनत करके पैसे कमाती हो। पर बेटी, तुम दोनों शहर जाओगी कैसे? शहर बहुत दूर है। शहर दूर है तो क्या हुआ माँ, मैं जरूर जाऊंगी। मैंने सुना है वहाँ पर काम की कोई कमी नहीं है। देखना, हम ढेर सारे पैसे कमा कर लाएंगे। फिर अगली सुबह दोनों बहनें जंगल के रास्ते शहर जाने के लिए निकली। तारा का बिल्कुल मन नहीं था राधा के साथ जाने का। उसे तो बस बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए था, मगर ना चाहते हुए भी उसे अपनी बहन राधा के संग जाना पड़ा। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। बिटिया, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मैं बहुत समय से भूखी हूँ। बुढ़िया, अगर हमारे पास खाना होता और अगर हमारे पास पैसे होते तो तुझे क्या लगता है हम इस तरह जंगल में भटक रहे होते? शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता चुनते? पैसे होते तो बस में बैठकर शहर ना चले जाते। हम पैसे कमाने शहर जा रहे हैं, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। भूखी है तो हम क्या करें? हमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ तारा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हमें इन्हें प्यार से मना कर देना चाहिए। तुम्हें अम्मा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मा, हमें माफ कर दो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन शहर से लौटते समय हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर राधा बूढ़ी अम्मा से माफी मांग अपनी छोटी बहन राधा के संग आगे चलने लगी। तारा मन ही मन अपनी बड़ी बहन राधा को भला बुरा कहने लगी। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है, अपने आप को बड़ी अच्छी बनती है और मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाती है। मुझे शहर ले जाकर मुझसे काम कराना चाहती है। काश इस जंगल में कोई जंगली जानवर मिल जाए और इसे खा जाए। हाँ, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। मुझे नहीं करना कोई काम, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। ये सोचते सोचते तारा खुश हो रही थी। तभी अचानक डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। लगता है झाड़ी के पीछे बब्बर शेर है। मैं तो चली, मुझे नहीं बनना उसका खाना। ये कहते हुए तारा राधा को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग गई। अरे तारा, रुको जरा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? लेकिन तारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग गई। अब राधा की बच्ची से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बड़ी मेरी माँ बनी फिरती है।
तारा ये कह ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बुरी तरह घबरा गई। फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने सही सलामत राधा खड़ी थी। अब चलें आगे या यहीं छिपकर बैठना है? ये राधा की बच्ची बच कैसे गई? क्या सोचने लगी तारा? चल जल्दी, वरना शहर नहीं पहुंच पाएंगे। तारा मुंह बनाते हुए राधा के पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक उन्हें एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। उस नदी में 2 कागज के नाव थे। ये देख दोनों बहनों को बड़ी हैरानी हुई। तभी तारा गुस्से से बोली, ये तुम मुझे कैसे जंगल में लेकर आई हो? अब हम शहर कैसे जाएंगे? सामने तो इतनी बड़ी नदी है और ऊपर से ये 2 कागज के नाव। दूर दूर तक शहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जब तुम्हें जंगल का रास्ता नहीं पता था तो तुम मुझे लेकर यहाँ क्यों आई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ घर वापस चलते हैं। तारा ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा इस मायावी जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। ये परियों की 2 जादुई कागज की नाव है। एक नाव में बैठोगी तो तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे और अगर दूसरी नाव में बैठोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरी नाव तुम्हें बीमार बूढ़ी परियों के पास ले जाएगा, जहाँ तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। अब तुम दोनों के हाथ में है, तुम कौन से कागज की नाव में बैठना चाहोगी? परी की बात सुनते ही तारा हंसते हुए बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? कोई पागल ही होगा जो सोने के सिक्के छोड़कर बूढ़ी परियों की मदद करेगा। मुझे तो ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। वैसे भी हम शहर जा रहे हैं नौकरी ढूंढने। अब जब इतने सारे सोने के सिक्के मुझे बिना मेहनत किए मिल ही जाएंगे तो नौकरी ढूंढने शहर कौन जाएगा? मैं तो सारी जिंदगी ऐश करूंगी। अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो पहले वाली कागज की नाव में बैठूंगी। अच्छा ठीक है, और तुम राधा, तुम्हें कौन सी नाव में बैठना है? तभी राधा बोली, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं तो बीमार परियों की सेवा कर पुण्य कमाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों अपनी अपनी कागज की नाव में बैठ सकती हो। परी के इतना कहते ही दोनों बहनें अपनी नाव में बैठ गईं। तारा अपनी नाव में ढेर सारा सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं तो माला माल हो गई। इतना सारा सोना, अब तो मैं सारी जिंदगी ऐश करूंगी। ये कहते हुए तारा खुश तो बहुत हो रही थी कि तभी अचानक उसकी कागज की नाव डगमगाने लगी। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, नाव पानी में डूब गई। अरे ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे, नहीं तो मैं नदी में डूब जाऊंगी। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। परी, मेरी मदद करो। तारा बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करने आया और वो नदी में डूब गई। वहीं दूसरी और राधा जिस नाव में बैठी थी, वो उसे ऐसी जगह ले गया जहाँ बूढ़ी परियां नहीं थी, बल्कि ढेर सारा खजाना था। थोड़ी देर बाद वो नाव में ढेर सारा खजाना लेकर खुशी खुशी वापस लौटी। जब उसे वहाँ अपनी छोटी बहन तारा दिखाई नहीं दी तो वो परेशान हो गई। ये देख परी बोली, राधा तुम बहुत अच्छी हो, ईमानदार हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, इसलिए तुम बच गई। वरना इस जंगल में जो भी आता है और जो भी लालच में आकर पहले नाव में बैठता है, उसकी जान चली जाती है। तुम्हारी बहन ने लालच किया, इसलिए वो नदी में डूब गई। लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें मेरी जादुई नाव से इतनी सारी धन दौलत मिली। अब तुम सारी जिंदगी ऐशो आराम से बिताओगी। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनते ही राधा रोते हुए बोली, परी जी, मेरी बहन ने धन का लालच किया, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बहन को इतनी बड़ी सजा मिले। आप ये सारी धन दौलत मुझसे वापस ले लो, पर मेरी बहन को मुझे वापस लौटा दो। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। ये कहते हुए राधा फूट फूट कर रोने लगी। ये देख परी बोली, सच में राधा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है तारा तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है, तुम्हें कभी अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। फिर भी तुम उसके लिए इतना रो रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को नदी के अंदर से जीवित वापस लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से तारा को दोबारा से जीवित कर नदी से बाहर ले आई। जब तारा को सच्चाई का पता चला कि राधा की वजह से उसे नया जीवन मिला, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर तारा ने राधा से माफी मांगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो।
मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगी और तुम्हारी सारी बात मानूंगी मेरी प्यारी दीदी। ये बात सुन राधा ने तारा को खुशी से गले लगा लिया। फिर उसके बाद परी का धन्यवाद कर राधा ढेर सारी धन दौलत लेकर तारा संग घर वापस लौट आई और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। तालाब में जादुई फ्रॉक का घर। सोनपुर गांव में काजल अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। काजल बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके मौसा मौसी बहुत लालची और चालाक थे। काजल अपने घर के कामों के साथ साथ अपना खुद का बुटीक चलाती थी। बुटीक से उसे जो भी कमाई होती थी उसका सारा पैसा उसके मौसा मौसी उससे ले लेते थे और काजल बेचारी वो सारे पैसे उन्हें दे देती थी। एक दिन बुटीक से थक कर जब काजल घर आती है, आ गई बेटा, आजा, आज मैंने तेरे पसंद के गोभी के पराठे बनाए हैं। मौसी, आज कोई पैसे नहीं मिले मुझे बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा, समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए किसी के कपड़े सिले हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना? मौसी, वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसके पास फ्रॉक सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे बिना पैसे लिए ही उसकी फ्रॉक सिल दी। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता? क्यों तू ऐसे एहसान करती फिरती है? अब तुझे कैसे समझाऊं? महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, दाल चावल दूध दही पता है कितने महंगे हो गए हैं। आज भी राजू की दुकान से उधार लेकर तेरे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी। उसको अब मैं कहाँ से पैसे दूं? मौसी, मैं आपको कल पैसे लाकर जरूर दे दूंगी। आज मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है, जा सोने। अब किसी का भी फ्री में काम मत करियो, ऐसे फ्री में कौन काम करता है? फिर बड़बड़ाते हुए उसकी मौसी वहाँ से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। हमें कमाकर खिलाने की जगह या तो यहीं बैठकर खाने की सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मौसी को काजल से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके पैसों से। काजल घर का सारा काम करके अपनी बुटीक में चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और काजल से कहती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक फ्रॉक बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपकी फ्रॉक सिलकर दे देती हूँ। काजल चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए फ्रॉक सिल देती है। फ्रॉक पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक सिली है। अभी तक मैं जिसके पास गई थी उन सभी ने मेरा ये बदसूरत चेहरा देखकर इनकार कर दिया था फ्रॉक सिलने से। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल काजल को 20 सोने के सिक्के देती है और सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। काजल बुटीक बंद करके घर आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी, दीदी मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मर जाएंगी दीदी। बताओ, कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही मेरी माँ दीदी। अरे, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर काजल उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 10,000 रुपए जमा करवा दो। काजल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करवा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस बच्चे को अनाथ होते नहीं देख सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। आज से 15 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इतना बोलकर काजल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 2 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है।
काजल उन दोनों माँ बेटी को घर पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती है। अगले दिन वो अपने घर जाती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुंह काला करवा के आई है? ये कोई टाइम है तेरा घर आने का? और हाँ, पिंकी बता रही थी कि कल तुझे चुड़ैल ने 20 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ हैं? ला दे मुझे। मौसी, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। एक ही साथ में सारे सिक्के कहाँ उड़ा दिए तूने? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता, किसको देकर आई है पैसे? काजल मौसी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब ना पाकर मौसी आग बबूला हो जाती है। अब बस बहुत हुआ तेरा। अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और कहीं और पैसे उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए। 15 साल से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनी फिरती है ना, वो तेरे बाप का नहीं है। चल अब निकल यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से। मुझे मत निकालो मौसी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ रहूंगी? प्लीज मौसी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर मौसी काजल को घर से बाहर निकाल देती है। काजल रोते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर काजल पर पड़ती है। काजल, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो काजल, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है, इस तालाब में एक जादुई फ्रॉक का घर है जो तालाब के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई फ्रॉक का घर ला कर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक फ्रॉक का घर काजल को ला कर देती है। काजल, जैसे ही तुम इस फ्रॉक के घर को जमीन पर रखोगी, ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस फ्रॉक को लेकर अपने गाँव जाओ। अब से ये फ्रॉक का घर तुम्हारा। काजल चुड़ैल को धन्यवाद कहकर गांव में आकर एक खाली जगह पर फ्रॉक रख देती है। फ्रॉक रखते ही वो बहुत विशाल हो जाता है। जादुई होने के कारण उस फ्रॉक के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। काजल दयालु तो थी ही, अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है, आखिर इस लड़की के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है? जिसको सुनो वो काजल के गुणगान गाते जा रहा है। अगर ऐसा ही होते रहा ना, तो ये काजल इन भूखे नंगे गांव वालों पर सब लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर काजल की मौसी काजल के घर जाती है। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था। तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी मौसी ही हूँ। माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मौसी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मौसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ कितना सारा सोना और चांदी है। लेकिन अब मैं इस काजल की बच्ची को किसी की भी मदद नहीं करने दूंगी। मौसी काजल को लोगों की मदद करने के लिए मना करती है, लेकिन काजल मौसी की बात नहीं मानती। जो कोई भी काजल से कुछ भी मांगने आता, काजल उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर मौसी काजल को मारने का फैसला करती है। रात में जब काजल सो जाती है, तब मौसी चाकू से काजल के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मौसी एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी मौसी के कानों में फ्रॉक में से एक आवाज आती है। पापी औरत, धन के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर तुमने काजल को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी, समझी तुम? इतना सुनते ही बंदरिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और दिव्या खुशी खुशी अपनी फ्रॉक के घर में रहने लगती है।